हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आप सभी को कक्षा 9 की गणित पढ़ाएंगे। कक्षा 9 की गणित आज से शुरू हो रही है, क्योंकि जो है नया सत्र भी शुरू होने वाला है। तो जो है हम लोग जो है कक्षा 9 की गणित आज से पढ़ेंगे। कक्षा 9 की गणित में जो है पहला अध्याय जो है आपका है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो बच्चों, अगर जो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ये तो अभी कक्षा 9 के गणित का पहला क्लास है। इसके बाद बारी बारी से जो है सभी अध्यायों का जो है वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अगर जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहेंगे और बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो जो है आपके पास सबसे पहले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो बच्चों, जो है आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कक्षा 9 की गणित में अध्याय 1 संख्या पद्धति। तो सबसे पहले लेसन का नाम यहाँ संख्या पद्धति है, तो हम लोग ये सबसे पहले जानेंगे संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, जो है संख्याओं को लिखने और पढ़ने के जो तरीके होते हैं वो संख्या पद्धति के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है ना। संख्याओं को कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, और संख्या पद्धति में हम लोग यह भी जानते हैं संख्या कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। तो जो कक्षा 9 के जो पहले लेसन में आपको जो जो पॉइंट पढ़ना है, वैसे अभी हम जो है इतने पॉइंट को नोट किए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं तो आप लोग बहुत पहले से ही जानते होंगे, लेकिन अगर जो लोग अभी भूले हुए होंगे उनको हम एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कहते किसे हैं। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो जो संख्याएं वस्तुओं की गिनती करने में प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, और जो है ये 1 2 3 4 5 ऐसे जो है आपका अनंत तक। ठीक है ना। ये अनंत तक चलता रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से तो शुरू होती हैं, लेकिन इनका अंत नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये अनंत तक बढ़ती चली जाएंगी, और प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से जो है नोट किया जाता है, क्योंकि देखिए इसका इंग्लिश भी कैपिटल एन से शुरू हुआ है। तो प्राकृतिक संख्याओं को किससे नोट करते हैं, कैपिटल एन, यानी कि जो है नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से नोट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक ये चलती रहती हैं। ठीक, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1 हो जाता है, इसके बाद में 2 3 4, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं होती है, यानी कि जो है ये निश्चित ही नहीं है कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। ठीक। अब इसके बाद आता है बच्चों पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुई, और 1 के बाद जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, तो 10 जब आप पाएंगे 2 अंकीय संख्या, उसमें शून्य जो है एक संख्या मिलती है। तो चूंकि जो है पहले 1 से 9 तक की संख्याओं का खोज हुआ था, तो क्या हुआ कि जो है एक अंक की संख्या से बड़ी जब हमें संख्या बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो वहाँ पर जो है बिना शून्य के कुछ हो नहीं पा रहा था, तो शून्य का भी आविष्कार हुआ। तो जब शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ लिख देते हैं तो वे सभी संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। अर्थात पूर्ण संख्याएं जो होती हैं दोस्तों, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और ऐसे डॉट डॉट, मतलब ये भी अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है ना। इनमें भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है, सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है, यानी कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसमें भी अनंत होती है। ठीक है ना। इसके बाद में आता है बच्चों पूर्णांक, इंटीगर्स। ठीक है ना। पूर्णांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी प्राकृतिक संख्याएं, और चूंकि देखिए
ये प्राकृतिक संख्याएं जो है 1 से शुरू होकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक। अब इसमें कोई ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, तो कुछ वस्तुओं को लिखने या कुछ बातों को दर्शाने के लिए हमें ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। तो जो है ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को जब एक साथ लिख दिया जाता है तो उसे पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक 2 पार्ट में होते हैं, एक कुल मतलब समझ लीजिए 3 पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ से लेकर 1 से लेकर जो पूर्ण संख्या, इधर के सब संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हो जाती हैं और ऋणात्मक पूर्णांक इसके बाद, और 0 तो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक। यानी पूर्णांक क्या है तो देखें यहाँ पर, पहली बात तो इधर जो है, इधर इधर जो डॉट डॉट लगा दिए, मान लीजिए -3 -2, ठीक है ना, माइनस यानी ऋण जिसको कहते हैं, -1, इसके बाद 0। 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। जैसे आप विज्ञान में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कोई चिन्ह नहीं होता। इसी तरह से 0 भी यानी कि ये जो है आवेश रहित होता है, या ना तो इसको धनात्मक कह सकते हैं ना तो ऋणात्मक। तो ये जो है, इसके बाद फिर शुरू हो जाता है 1, इधर +1 +2 +3 भी कह सकते हैं, और इसके बाद में 2, ठीक है ना, 3 4 5, इसके बाद में आप कह सकते हैं ये भी अनंत तक। यानी कि पूर्णांक जो होते हैं ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के जो है संयुक्त रूप को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में जो है इसमें भी कोई सबसे छोटा पूर्णांक नहीं होता है, कोई सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है ना। अब सबसे छोटा पूर्णांक अगर जो आप इधर देखते आएंगे तो -4 है, -5 है, -6, -7, ये भी अनंत तक जाएंगी और ये भी अनंत तक जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आता है परिमेय संख्या, यानी रैशनल नंबर्स जिनको कहते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज और यहाँ बताना भूल गए आप सभी को, पूर्ण संख्याओं को W से, कैपिटल W से नोट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल W से। यानी ये जो जितनी संख्याएं हैं इनको हम कैपिटल W से, और इनसे जो है नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N से नेचुरल नंबर। इसके बाद इंटीजर्स को आप जो है कैपिटल I से, धनात्मक को कैपिटल I प्लस कह सकते हैं, कैपिटल I प्लस कह सकते हैं, और ऋणात्मक जो रहेंगी उनको कैपिटल I माइनस कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो P/Q, ठीक। जिन संख्याओं को, परिमेय संख्या की परिभाषा है, जिन संख्याओं, ठीक है ना, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, यही लिख देते हैं, लिखा जा सके, ठीक है ना, लिखा जा सके। तो दोस्तों, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना, परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में होंगी, उसमें जो है दोस्तों Q ≠ 0, P और Q पूर्णांक होंगे, इनमें से कोई भी, ठीक है ना, P और Q का मान इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन 0 को छोड़कर, यानी Q ≠ 0। इसमें Q 0 नहीं हो सकता है, P 0 हो सकता है, लेकिन Q, यानी कि परिमेय संख्याएं जैसे बटा में होती हैं, तो बटा में जो है अंश जो होता है वो 0 भी हो सकता है, लेकिन हर कभी 0 नहीं हो सकता है, यानी Q ≠ 0। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q ≠ 0, यानी पूर्णांकों में जो है
क्यू का मान शून्य नहीं हो सकता है, ठीक। और परिमेय संख्याओं को कैपिटल आर से नोट किया जाता है। किससे नोट किया जाता है दोस्तों? कैपिटल आर से नोट किया जाता है, ठीक। इसके बाद में आता है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय, यानी कि जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, परिमेय संख्याओं का उदाहरण कुछ हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए यहाँ हम बता देते हैं आपको, ये तो q इज नॉट इक्वल 0 हो ही जाता है, q इज नॉट इक्वल 0। अब मान लीजिए परिमेय संख्याएं हमें लिखना है, तो जैसे 3/4 है, 5/6 है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आपको प्राप्त होंगी, ठीक है ना। ये क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। और पूर्णांक सभी, यानी कि ये जितने सब पूर्णांक हैं सब परिमेय संख्याएं, जितनी प्राकृतिक संख्या उनको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी उनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं जिनको p बटा क्यू के रूप में ना लिख पाए उनको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे है करड़ी 2, करड़ी 3, यानी जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं या जिनका वर्गमूल हम पूर्ण संख्या में नहीं प्राप्त कर सकते, अगर जो किसी संख्या पर करड़ी लगी हुई है और उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में ना प्राप्त हो सके तो उन्हें जो है क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे करड़ी 5 है, ठीक है ना। और जो है इसके बाद में आपका पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में आपका 0.1, 0.1, 0.111, 0, इसके बाद 4 बार 1 हो जाएगा। ऐसे मतलब ये चलता रहता है। ऐसी संख्याओं को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनको अगर जो हम p बटा क्यू के रूप में, यानी बटा के रूप में इस तरह से लिखना चाहें तो इन सभी संख्याओं को इनका जो दशमलव रूप प्राप्त होगा, जैसे वर्गमूल निकालेंगे उनका दशमलव में वर्गमूल आएगा, तो इनको अगर जो हम बटा के इस तरह परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें p बटा क्यू के रूप में तो नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक। इसके बाद आता है बच्चों वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स जिसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? तो दोस्तों ये जो परिमेय और अपरिमेय अभी आपको बताए, इन सभी को जो मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ रख दिया जाए तो जो एक समूह प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। जैसे मान लीजिए लिखा है 3/4, 5/7, ठीक है ना, करड़ी 2, करड़ी 3 और पाई हो गया, ठीक। इसके बाद ये सब संख्याएं होगी। ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम लोग जो है इस अध्याय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में हम जो है लेकर आए थे, आपको इसके बारे में बताए। अब इस अध्याय में जो है हम लोग प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे, ठीक। तो चलिए बच्चों प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल 0, यानी q 0 नहीं हो सकता। जैसे p बटा क्यू में p अंश है और q क्या है? हर है। कोई भी परिमेय संख्या के दो पार्ट होते हैं, अंश और हर। तो हर 0 नहीं होना चाहिए किसी भी परिमेय संख्या का। और जो है तो चलिए प्रश्नावली 1.1 देखते हैं इस अध्याय का। प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल 0। तो p बटा क्यू के रूप में जो भी परिमेय संख्याएं होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक अंश और एक हर। तो हर तो आपका 0 नहीं हो सकता है। क्यू इज नॉट इक्वल 0 का मतलब यही हुआ कि हर 0 नहीं हो सकता है, जबकि अंश आप 0 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है क्या जो है 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? इसका हल हो जाएगा बच्चों,
इसका हल होगा हाँ, क्या होगा, हाँ 0 1 परिमेय संख्या है, 0 1 परिमेय संख्या है, ठीक है ना, संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जो p है वो क्या है, 0 है, q क्या है, 0 के अलावा है, यानी 0 नहीं है, यही शर्त इसमें दिया गया था। तो पहले प्रश्न का हल ये आपका पूरा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो आज आप ये जान लीजिए कि चाहे 2 पूर्णांक हो, चाहे 2 पूर्ण संख्याएं हो, चाहे 2 प्राकृतिक संख्याएं हो, या 2 परिमेय संख्याएं हो, उनके बीच अनंत परिमेय यानी असीमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर हमें पूछा गया 3 और 4 के बीच में केवल 6 परिमेय संख्याएं। तो आप ये जान लीजिए जब 2 पूर्णांकों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जो है कई परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले जिन 2 पूर्णांकों या जिन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है, उनमें अंतर आपका जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं उन दोनों में अंतर उससे अधिक अगर जो आप दिया गया है तब तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो अंतर जो है उससे छोटा है, जितनी संख्या निकालना है, तो आपको उसे पहले ऐसी 2 संख्याओं में व्यक्त करना पड़ेगा कि उनका अंतर जो है जितनी परिमेय संख्याएं निकालना है उससे अधिक है। जैसे 3 और 4 के बीच में कई परिमेय संख्या निकालना है, 3 4 के बीच में 6, तो 3 और 4 का अंतर क्या होता है, 1 होता है। अब 1 जो है हमें 6 परिमेय संख्या चाहिए, यानी कि अंतर 6 से अधिक होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे 3 और 4, या इसको कह सकते हैं, क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 से 1 क्या होता है, अधिक, 6 से 1 अधिक क्या होता है, 7। तो 7 से क्या कर देंगे, 3 और 4 में 7/7 से गुणा कर देंगे, 7/7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अभी हमें देखिए क्या प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्राप्त हो जाता है, इसको या फिर लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21/7 और 7 चौके 28/7, ठीक है ना। तो 3 और 4 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7/7 और 4 गुणे 7/7, या फिर 21/7 और 28/7 भी लिख सकते हैं 3 और 4 को के बीच। अब इनके बीच, अब देखिए यहाँ अंतर क्या हो गया, 28 में से 21 घटाते हैं तो आपका 7 बच जाता है, और हमें 6 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो हम इनके बीच अब जो है 6 परिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो जैसे 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के कई तरीके हैं, इनमें से एक ये तरीका है, ठीक है ना। तो देखिए अब के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए, के बीच 6 परिमेय संख्याएं चाहिए, कितनी चाहिए, 6 परिमेय संख्याएं ठीक है ना। बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ 21 है, 21 के बाद क्या आता है, 22/7 हो जाएगा पहली परिमेय संख्या। दूसरी 22 के बाद क्या आता है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए क्या हो गए, 5 हो गए, 1 6, 27/7, अर्थात जो है 3 और 4, ये देखिए जो 21/7 और 28/7 लिखा है, इसका मतलब 3 और 4 ही यह भी लिखा हुआ है। आप 7 से 21 काटेंगे 3 आ जाएगा,
7 से 28 काटेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो है आपका फाइनल आंसर हो जाता है ये 6 परमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5। क्या कह रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परमेय संख्या का है? 5। तो यहाँ देखिए हर क्या है? हर समान है। अंश का अंतर कितना है? 1। यहाँ भी है। पहले इसके पहले सवाल और इसमें अंतर क्या है? बस बटा 5 कर दिया गया है। पहले जो दिया गया था सवाल, वहां पूर्णांक कह सकते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं या पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, ठीक है ना। के बीच में यहाँ क्या परमेय संख्या पहले से लिखा है और इनके बीच परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अंश में जो अंतर आ रहा है वो आपका 1 आ रहा है। 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 से 1 अधिक कर दीजिए, 6 से अंश और हर में गुणा करा दीजिए। इसको लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? या 3 × 6/5 × 6 और 4 × 6/5 × 6, ठीक। तो के बीच, ठीक है ना। या इसको आप लिख सकते हैं, आपका 6 × 18 हो जाएगा और 6×5 = 30 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 6×4 = 24 और हो जाएगा 30, 6×5 = 30 के बीच। देखिए ये 3/5, 4/5 को आप 18/30, 24/30 भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जब तक अंतर जितनी परमेय संख्या याद करना उससे अधिक नहीं आएगा तब तक आसान काम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब जो है के बीच कितनी संख्या निकालना है? 5। कितनी निकालना है? के बीच 5। के बीच 5 परमेय संख्याएं। इस तरह के सवाल आप कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे, परमेय संख्याएं। चलिए देखिए, तो 18 के बाद क्या आता है? 19। 19 बटा क्या हो जाएगा? 30, ठीक है ना। 19 के बाद 30 हो जाएगा और जो है इसके बाद 20 बटा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर 21/30 हो जाएगा। फिर 22/30 हो जाएगा। फिर आपका 23/30 हो जाएगा। तो जो है 3/5, 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं इस तरह से प्राप्त हो जाती हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 4 है। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कथन यहाँ पर है, ध्यान दें। पहला कथन आप ध्यान दें स्क्रीन पर। पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखिए ध्यान से, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना, 7, ऐसे डॉट 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 अनंत तक आपका ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या से जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से, यहाँ से, ठीक है ना, 1 से शुरू होती है। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आ रही हैं। अर्थात कथन 1 क्या होगा? कथन 1 इसका मतलब बच्चों सत्य है, ठीक। अब हम लोग कथन 2 देखते हैं। कथन 2 क्या कह रहा है? कथन 2 कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक जब देखेंगे तो 0 से दाईं तरफ +1, +2, +3, +4, इसके बाद में डॉट 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 अनंत तक, और इधर जो है 0 के बाईं तरफ -1, ठीक है ना, -1 का यहाँ हो जाएगा। इसके बाद -2, फिर -3, फिर डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक, ठीक है ना।
तो यहाँ कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये पूर्ण संख्या ही है शून्य से लेकर अनंत तक। तो यहाँ प्रत्येक पूर्णांक यानी इधर वाला ऋणात्मक भी संख्याएं जो पूर्णांक में आती हैं उसको भी कह रहा पूर्ण संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्याएं शून्य से लेकर सभी अनंत तक होती हैं धनात्मक रूप में। अर्थात कथन 2 क्या है, असत्य है। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो दूसरा कथन क्या है, असत्य। अब हम लोग तीसरे कथन पर देखते हैं क्या कह रहा है। तो तीसरा कथन कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या, तो देखिए जैसे परमेय संख्या हम कुछ लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया 4/5, 7/6। इसके बाद लिख लेते हैं 8 बटा मान लीजिए 1 लिख लिए, 0 बटा लिख लिए 2। ठीक है ना, तो ये 4 परमेय संख्या लिखे हैं। अब इन्हें क्या हम चारों परमेय संख्याओं को किसके रूप में लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। तो देखें 4/5 में आप 5 को नहीं हटा सकते। ठीक, यानी ये पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, 7/6 को भी नहीं लिख सकते पूर्ण संख्या के रूप में। 8/1 को लिख सकते हैं, 1 हटा देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। 0/2 में 2 हटा दीजिए तो 0 हो जाएगा। अर्थात सभी परमेय संख्याओं को पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब कथन 3 असत्य है। ठीक है ना, कथन 3 क्या है, असत्य है। असत्य है। ठीक है ना। ठीक बच्चों, तो हमें आशा है कि आपको इस प्रश्नावली के सारे सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही।